अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। आज जिन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे उनमें तो एक है बाबर अवान का तौहीन अदालत केस और इसके साथ साथ मेमो केस के हवाले से बनने वाला कमीशन, जिसमें शिरकत के लिए जिसके सामने पेश होने के लिए मंसूर एजाज ने कुछ शराइत भी पेश कर दी हैं। इसके अलावा हम जनरल परवेज़ मुशर्रफ की वतन वापसी की बात भी करेंगे कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ कह रहे हैं कि वो इसी माह की 26 या 27 तारीख को पाकिस्तान आएंगे और साथ वो ये भी कहते हैं कि 2 या 3 पेशियों में वो रिहा भी हो जाएंगे किसी भी अदालत से और फिर वो खुलकर सियासत करेंगे। और इमरान खान साहब जिनकी पार्टी के बारे में हाल ही में साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के दामाद ने कहा है कि जावेद हाशमी साहब ने 50 लाख रुपए वसूल किए थे तहरीक इंसाफ में शमूलियत के लिए। ये तमाम मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। शामी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो अभी ये गुफ्तगू तो चलेगी, अभी आपने ताज़ा तरीन टेलीविजन जब चल रहा था उसमें एक बात थी कि कराची में पीपल्स पार्टी की अपनी ही रैली अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बिलावल हाउस जाने की कोशिश कर रही थी। सड़कें वड़कें बंद है इस वक्त कराची, जाने नहीं दी गई, जाने नहीं दी गई। देखिए वो रैली के शुरका है कुछ ये कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। कुछ लोग पकड़े गए हैं, कुछ उनका कहना यह है कि हलाक हो गए हैं और कुछ रोजगार की तलाश है। और फिर यह है कि जो वहाँ के MNA और MPs हैं उनके खिलाफ एहतजाज है कि वो हमारे इलाकों में नहीं आते, कोई डिफेंस में रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, तो लियारी छोड़ जा चुके हैं। लियारी से डरते भी हैं ना लोग वहाँ पे। तो फिर लियारी के नुमाइंदे जो हैं भाई वहाँ तो रहना चाहिए ना। मगर उन्हें पुलिस ने जाने नहीं दिया आगे, इस वजह से हंगामा बढ़ा रहा। अगर ऐसा करते कि उनका एक डेलीगेशन 8-10 आदमियों का उसको कहते कि तुम चले जाओ और वहाँ रिप्रेजेंटेशन दे दो तो शायद कोई हालात बेहतर हो जाते। अच्छा शामी साहब, ये हुकूमत जो है एक तरफ तो अपनी ही पार्टी के खिलाफ इसकी लियारी गढ़ समझा जाता है पीपल्स पार्टी का, वहां से रैली निकलती है पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ। दूसरी तरफ हम देखते हैं हुकूमत के खिलाफ तो आप ना कहें, यानी हुकूमत की शिकायत लगाने के लिए जा रहे हैं मास्टर साहब के पास जी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यही इसी हुकूमत का एक वजीर, साबिक वजीर बाबर अवान, जिसे नफ्से नातका कहा जाता है पीपल्स पार्टी का, वो खुद तौहीन अदालत के केस में माखूज होने वाला है। उसके बारे में अदलिया ये कह चुके हैं, अदालत की तरफ से जज एक कह चुके हैं कि अगर क्यों ना इनका लाइसेंस मनसूख कर दिया जाए। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था शामी साहब, ये अगर लाइसेंस मनसूख होता है इस केस में तो क्या बाबर अवान को सजा तस्वुर होगी? हाँ देखिए, उनको 2 नोटिस मिल चुके हैं जी। तो अब सुप्रीम कोर्ट का मूड ये नज़र आ रहा है कि उनकी जो सुप्रीम कोर्ट की वकालत है वो ख़त्म कर दी जाए या मुअत्तल कर दी जाए। क्योंकि एक होती है अदालत आलिया में वकालत, सुप्रीम कोर्ट में जो रजिस्ट्रेशन है वो खुद सुप्रीम कोर्ट करती है, तो वो अपना उनका लाइसेंस जो है उसको मुअत्तल कर सकती है। लेकिन बाबर अवान साहब ने जो कुछ कहा एक तरंग में कह दिया। अब देखिए, ये अदालतों के बारे में बात तो बड़ी एहतियात से करनी चाहिए ना। लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज करूं कि हमारे यहाँ ये तौहीन अदालत का किस्सा बड़ा पुराना है। बड़ी बड़ी सजाएं इसमें हो चुकी हैं और फिर अदालत माफ भी कर देती है। तासुर तो यह है कि कभी सजा ही नहीं हुई। नहीं, सजा हुई। आप यह देखें 1960 में अयूब खां का दौर था, तो लॉ सेक्रेटरी थे नेल्सन या निकल्सन या किस तरह का नाम था उनका। उन्होंने एक तकरीर की थी सेक्शन ऑफिसर्स के सामने और अदालतें जो थी उनके ऊपर तनकीद की थी कि उनकी रिट जारी करने के इख्तियारात के बारे में और जो ये सर्विस मैटर्स हैं इनके बारे में वेस्ट पाकिस्तान हाई कोर्ट पर। वो तकरीर अगरचे उनकी खुफिया थी और सिर्फ सरकारी अफसरों के सामने थी, अशात के लिए नहीं थी, लेकिन वो अखबारों में छप गई। तो उस पर उनको नोटिस जारी हुआ और उन्होंने, अदालत ने कहा कि जब तौहीन अदालत का मुकदमा हो तो आप पहले माफी मांगे गैर मशरूत और फिर अपना दफा पेश करें। ये तरीका ये रहा है। अच्छा, लेकिन बाबर अवान तो कहते हैं कि आप मुझे सुने बगैर कोई फैसला नहीं सुना सकते। सुने, उन्होंने कहा देखिए मैं अपना मुकदमा पेश कर रहा हूं, अब ये पुराने वक्त की बात है, अंग्रेजों के पुराने किस्से हैं, अब तो वहां नए तरीके से मामलात हो रहे हैं, आप मेरी बात सुनिए, मैंने कोई तौहीन अदालत नहीं की। लेकिन अदालत ने कहा नहीं, पहले माफी दाखिल करो। इस पर उनको सजा हो गई जुर्माने की, सेक्रेटरी लॉ को। अच्छा, हाँ जी। और फिर आपको याद होगा, ये जो हमारे वकील होते थे बड़े मारूफ, अनवर बारेटला, वो तनकीद की थी उन्होंने एक ये जस्टिस मुनीर पर और सुप्रीम कोर्ट के पूरा सुप्रीम कोर्ट ने उतार दिया पुराने फैसले पे। 200 केस बड़ा मशहूर फैसला है जिसमें मार्शल लॉ को जवाब दिया गया था। उस पर उन पर कंटेम्प्ट का मुकदमा कायम हुआ और उनको उसका मुजरिम करार दे दिया गया। अच्छा, तो एक जमाना तो ये रहा है कि जो साबिक फैसले थे
उन पर भी जो तनकीद थी बेलगाम किस्म की, उसकी इजाजत नहीं दी जाती थी। यानी एहतियात से बात करें, अदब से, और तनकीद करें शाइस्तगी से, ये नहीं ललकारे मारते हुए। अब तो जेर समात केसेस पे सब लोग बोल रहे होते हैं। हाँ, अब तो आजादी है, तकरीर और तहरीर आ गई है ना सब। अब और सुप्रीम कोर्ट भी जरा बहुत लीनियंट हो गई है। अब मैं आपको अर्ज करूं, इसमें सुप्रीम कोर्ट जो कंटेम्प्ट के केसेस हैं उनमें आम तौर पर जब आप माजरत कर लेते हैं तो वो माफ कर देती है। एक मेरा भी अपना बड़ा मशहूर मुकदमा है, उसकी फिर कभी तफसील बयान करेंगे, लेकिन एक भुट्टो साहब के खिलाफ भी तौहीन अदालत की दरखास्त दी गई थी। अच्छा। चौधरी ज़हूरुल्लाह साहब ने दी थी। एक जेरे समात मुकदमे पर उन्होंने तबसरा किया था। उन्होंने कहा अगर ये फैसला इस तरह हुआ तो फिर ये अवाम का फैसला नहीं होगा, फिर ये मेरा फैसला नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट सुन ले। अच्छा। उस पर उन्होंने, और वहां भुट्टो साहब पेश नहीं हुए, लेकिन ये कहा मेरा ये मतलब नहीं था और मैं अदालतों का बड़ा एहतराम करता हूं। हमीदुर रहमान चीफ जस्टिस थे, उन्होंने उनकी वो सॉरी कबूल कर ली और बात खत्म कर दी। और फिर जो हमारे थे ना, ये खान अब्दुल वली खान, ये नैब का मुकदमा पेश हुआ था, उस पर जब पाबंदी लगी तो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया वो उनके खिलाफ था। उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है वो उसका मुंह काला करने के लिए काफी है, ये अल्फाज इस्तेमाल किए। और जो बात मैं जलसे में कह रहा हूं, ये बाहर कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट बुलाएगी तो वहां भी जाके ये कहूंगा। लेकिन जब नोटिस जारी किया गया तो उन्होंने कहा सॉरी, मैं तो अदालतों का बड़ा एहतराम करता हूं, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो सॉरी कबूल कर ली। यानी सुप्रीम कोर्ट का ये कोई जाती मामला नहीं होता, लोगों को एहसास दिलाना होता है कि देखिए अदालत के बारे में आप जरा समझ के बात करें। अच्छा, इस मामले में क्या सॉरी कबूल होगी जब एक तरफ से कहा जा रहा है कि राजा रियाज साहब कहते हैं कि जी जुडिशियल मर्डर करने की कोशिश की जा रही है बाबर अवान का? देखिए, अगर तो ये शाइस्तगी से बात करने की रवायत अपना लेंगे तो इनके अपने फायदे में है, और अगर ये उस तरह की कुश्ती लड़ना चाहेंगे तो फिर तो आप सुप्रीम कोर्ट सजा देगी, और आपको मालूम है सजा के बाद ऐसा हो सकता है ये इलेक्शन लड़ने के काबिल ही न रहे। अच्छा, और इनकी सीटें भी खत्म हो जाए। अगर बाबर अवान को इस केस में सजा होती है तो उन्हें किस किस चीज से महरूम होना पड़ेगा? देखिए, अगर आप सजा दे देते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, तो जो आर्टिकल 63 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें नाअहली बताई गई है, उसमें मुसल्ला अफवाज को रिडिक्यूल करना, अदालतों की तौहीन करना, उसका तमस्खर उड़ाना, ये सब वो काम है जिनसे आप डीसीट हो जाते हैं, आपकी नशिस्त खत्म हो जाती है और आप फिर 5 साल तक किसी इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं रहेंगे। गोया अगर बाबर अवान वैसे भी जा रहे हैं, शायद उनकी सीट जो है उसका वक्त पूरा हो, नहीं तो दोबारा नहीं लड़ सकेंगे जी। इसमें बड़ी एक बहस है लंबी, जो नवाज शरीफ साहब का मुकदमा अच्छा, था, शामी साहब, सदर साहब भी ये सवाल आया था। सदर साहब क्या रोल प्ले कर सकते हैं फिर? सदर साहब माफ कर सकते हैं सजा। अब ये बहस है कि आया वो सजा माफ कर सकते हैं या जुर्म माफ कर सकते हैं। अच्छा, यानी देखा ना, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अदालत कहती है आपको 100 रुपए जुर्माना, जी, वो माफ कर देते हैं, आप जुर्माना न ले। अदालत कहती है आपको 2 दिन कैद, वो माफ कर देते हैं। लेकिन क्या उससे जुर्म भी माफ हो जाएगा, कन्विक्शन भी माफ हो जाएगी? ये बात सुप्रीम कोर्ट में जेर बहस आई थी नवाज शरीफ साहब के मुकदमे में, जब उनको हाई कोर्ट ने नाअहल करार दे दिया गया और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और डोगर कोर्ट थी उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब की सजा खत्म की गई थी, जुर्म खत्म नहीं हुआ, कन्विक्शन खत्म नहीं हुई, इसलिए मुकदमा ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ठीक है ना? फिर उन्होंने नजरसानी की अपील की, तो हमारे अकरम शेख साहब जो थे ना जी, वो उसमें वकील थे। उन्होंने कहा नहीं, जब सदर माफ करता है तो कन्विक्शन भी माफ हो जाती है और सजा भी माफ हो जाती। इनका मौकफ यह था। अच्छा, अकरम शेख साहब वही जो मंसूर एजाज की वकालत भी करने वाले, मेरे भी वकील हैं, मेरे मुकदमात में भी वकील होते हैं, मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, भाई हैं, लेकिन उनकी ये दलील थी। तो अदालत ने उस पर कोई वाज़ेह फैसला नहीं दिया, ठीक है, मगर ऐसा इशारा दिया है जिसमें तो ऐसे अल्फाज लिखे हुए हैं जिससे मालूम होता है कि कन्विक्शन भी माफ हो जाएगी। शाम साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाते हैं। 04236368 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं ताकि आपके सवालात हम बरह रास्त मुजीबुर रहमान शामी साहब तक पहुंचा सकें। देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे थे कि अगर बाबर अवान कन्विक्ट हो जाते हैं और सदर उन्हें माफ कर देते हैं तो वो सजा माफ होगी या कन्विक्शन माफ होगी?
इस बारे में जरा मैंने आपको बता रहा था ना कि थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फैसला कर सकती है कि नहीं, कन्विक्शन माफ नहीं हुई, सजा माफ हुई है। वो रहमान मलिक की भी तो सजा माफ हुई थी ना। हाँ, वो तो उसकी देखिए, अगर मॉरल टर्पिट्यूड में आपको सजा मिलनी चाहिए 2 साल कैद। ठीक है, 2 साल से नीचे होगी तो फिर आप वो नहीं होते डिस्क्वालीफाई। लेकिन ये मॉरल टर्पिट्यूड का मामला नहीं है, बदअखलाकी का मामला नहीं, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये और चीज है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में तो आप सजाई 6 महीने होती है। कंटेम्प्ट का जो जुर्म है, अदालतों की तस्दीक का जुर्म, ये बहुत संगीन है। इसलिए इसमें बच के जरा बाबर अवान साहब जरा सोच के, और राजा रियाज साहब जरा संभल के, ये कोई शहबाज शरीफ साहब या राणा सनाउल्लाह नहीं है जिनसे आपकी छेड़खानी चलती रहती है। तो जरा होश से काम लें और अदालतों के मामले में बड़ा मुअद्दब होकर बात करें। अच्छा शमी साहब, कहीं बाबर अवान को शहीद बना के अपनी पार्टी बचाने की कोशिश तो नहीं की जा रही? शहीद बनाने का क्या फायदा होगा कि अगर वो अपना रोल अदा न कर सके, अदालत में पेश ना हो सके, ऐवान में ना जा सके। उनको भी चाहिए ये मामला नहीं, वो भी एक वकील है, रोटी रोजी यहीं से कमाते हैं, अदालत के सामने पेश हो, मुअद्दबाना तौर पर माजरत कर लें, सॉरी करें, ताकि बात आगे चले। ये मामला उलझाने नहीं चाहिए। और अदब से देखिए, जो फेयर कमेंट है ना, जिसे कहते हैं आप, शाइस्तगी से तनकीद तो हो सकती है, अदालतों पर तनकीद होती रहती है, फैसलों पर तनकीद होती है, लेकिन यानी आप देखिए, ये भी तनकीद का भी असलूब है। तो इम्तिहान तो ये होता है कि आदमी अपनी बात भी कह जाए और फिर जनाब लोग कहें कि आप गिरफ्त में भी नहीं आए। ठीक। अच्छा शमी साहब, अदालत में एक और मामला है मेमो केस। अब वो अदालत से निकल के कमीशन में चला गया है। अब कमीशन में जाके अब उसने इन्वेस्टिगेट करना है। मंसूर एजाज साहब तो गालिबन दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये मेमो केस तो आपको पता, मैं तो उसको मेमो फसाना कहता हूं, कभी कहानी कहता हूं, कभी तमाशा कहता हूं, कुछ भी नाम ले। लेकिन आप तनहा हैं इस केस में। नहीं, और भी बहुत से लोग हैं माशाल्लाह, मिलते जा रहे हैं। अब आप देखें, ये एक शख्स है जो खुद अपने एफिडेविट में जो सुप्रीम कोर्ट में उसने पेश किया है, वो कहता है 22 मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ उसके राब्ते रहे हैं। ठीक है, उस एफिडेविट में कहता है, मुसल्लमा जासूस है वो। अच्छा, अब वो शख्स जो है वो तिगनी का नाच नचा दिया उसने हमारी पूरी सोसाइटी को। उस पर ISI नाच रही है, अफवाज पाकिस्तान सर धुन रहे हैं, कोर्ट के अंदर एक हंगामा बरपा है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो उसके धुन के ऊपर जनाब आपने शेर मौजू कर रहे हैं। और इस वक्त अब उसकी हालत यह है, अब जो दरखास्त दी है उन्होंने कमीशन के सामने, उसमें वहां पेश होने से इनकारी है। कहते हैं कि मेरा बयान लंदन में रिकॉर्ड करें और 15 जनवरी तक तो मैं फारिग नहीं हूं, और फिर मुझे ऐसी सिक्योरिटी दी जाए, ऐसी बेशुमार शराइत लगाई है। भाई, ये शख्स वो हैं जिन्होंने ये कहा सद्दाम हुसैन जो है उसके पास वेपन्स मौजूद है मैस डिस्ट्रक्शन के। इन्होंने कहा, गोया उसके लिए इराक पर हमले की राह हमवार की। इन्होंने कहा ईरान जो है उसमें उसामा बिन लादेन वहां देखा गया है, ईरान पर हमले की तैयारियां करवाते रहे। अब पाकिस्तान की एजेंसियां जो हैं पता नहीं किस चक्कर में इनकी आ गई हैं ये। और अब हम पता नहीं क्या लोग हैं, हम एक दूसरे के इतने बुग्ज में मुब्तला हैं कि हर चीज DGISI पहुंच गए वहां, अपने वजीर आजम से पूछे बगैर, बताए बगैर। गोया एक एजेंसी जो वजीर आजम के मतहत है वो उनके बारे में ही, उनकी हुकूमत के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है। भाई, अगर सफीर से शिकायत है तो हुकूमत को करनी चाहिए ना इन्वेस्टिगेशन। और अगर हुसैन हक्कानी साहब का कोई जुर्म है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यहां जी मैं आपको बताऊं, ये जो मेमो है, इसमें एक तो अखबारी बयान जारी होते हैं ना उनके, एक एफिडेविट है जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया, उसमें कहीं लफ्ज मेमो नहीं है हुसैन हक्कानी की और उनकी गुफ्तगू के दरमियान, कहीं ना, उसके अंदर आता ही नहीं है। उसमें फिर आप सुनिए, जो अखबारात में छपा है उसमें उन्होंने एक फिक्रा यह भी लिखा कि हक्कानी ने कहा कि बॉस से अब्बास ने क्लियरेंस दे दी है। जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया है उसमें वो फिक्रा गायब है। अब वो जनाब वो दरखास्त दे रहे हैं कि जनाब मैंने तो अपनी वो पेन दे दी है कोर्ट, अब हक्कानी भी दे। ओ भाई बंदे, तू पहले अपना इल्जाम लगा, तू तो जो बातें कह रहा है उसमें पेन कोर्ट तो बाद में आएगी। किसी ने उनको इनकार किया तो बात होगी ना। अच्छा शमी साहब, अब जो बीच में आ गए हैं अमेरिकन सेनेटर्स भी कह रहे हैं, अमेरिकन सेनेटर्स भी कह रहे हैं कि भाई हुसैन हक्कानी साहब कह रहे हैं भाई मुझे पहले सलमान तासीर को मार दिया उनके अपने गार्ड ने, इस बुनियाद पर कि इन्होंने तौहीन किया खुदा न खास्ता, इस भर्रे में आ गए प्रोपेगेंडे में। ये मीडिया हमारा कोई देखे, हमारे अहले सियासत देखे, इस तरह लोगों के जज्बात ना भड़का दिया करें।
अब वो कह रहे हैं कि मुझे क्योंकि अमरीकी एजेंट करार दिया जा रहा है, मेरी हुब्बुल वतनी मशकूक बनाई जा रही है और मीडिया के बाज लोग लगे हुए हैं इस पर, तो मुझे कोई गोली मार सकता है बाहर। ये जो अमेरिकन सेनेटर्स ने कहा है ये बयान तो उनके मुखालफत में जाता है, देखे ना, फेवर में तो नहीं जाता है। लेकिन देखिए बात दुनिया में क्या हो रहा है यार, देखिए आप हम किस चक्कर में पड़ गए हैं। ऐसे हमारा अपना सफीर जो है वो गलत और वो मशकूक जासूस जो है दुरुस्त। हमारे चीफ जस्टिस कहते हैं भाई अपने जर्नैल की बात क्यों ना माने, उनके भाई जर्नैलों का मुकाबला नहीं है ये जासूसों का मुकाबला है। उनके जासूस की बात मान रहे हो, अपने सफीर की बात नहीं मान रहे। अच्छा शामी साहब, इस मेमो के बोझ से ये हुकूमत टूटती नजर नहीं अब ये हुकूमत तो टूटती नहीं, पता नहीं कौन कौन टूटेगा, कौन कौन बचेगा। और भाई अभी तो हमारे अकरम शेख साहब जो हैं उन्होंने एक धुआंधार मजमून लिख दिया हुसैन हक्कानी साहब के बारे में और आसमा जहांगीर के बारे में। अब उनका जवाब दिया हुसैन हक्कानी साहब के स्पोक्समैन ने, एक तर्जमान उनके जो वो भी अखबार में छपा है। तो ये जो सारी बातें हैं, हमें तो लगता है एक मुशायरा हो रहा है और हम यह सब उसके अंदर एक मजे ले रहे हैं। तो ये हमें अपनी कौमी सतह पर अपना तमाचा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन शाम साहब आप देख लीजिए इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये कि आप भी जैसे आज ही बात हम कर रहे थे कि इस वक्त एक इजलास भी गालिबन इस लम्हे भी जारी होगा ईवान सदर में, जिसमें इन सारे मामला पर गौर हो रहा है। मसला ये सूरत हाल गंभीर तो है, हुकूमत बच पाएगी या नहीं, क्योंकि क्लोजिंग वो जिसे कहते हैं ना क्लोजिंग इन ऑन द प्रेसिडेंट वाली बात। हुकूमत तो अभी बची बैठी है। अभी तो ये खबर पहले आई थी कि जनाब अब सेनेट का जो इलेक्शन आ रहा है ना, हुकूमत ने यह इशारा दिया था कि उसके बाद इलेक्शन हो सकता है। अभी जरदारी साहब जो हैं उनका बयान आ रहा था कि नहीं इलेक्शन मुकर्रर वक्त पे होंगे। और फिर सूबों के मामले में जो उनकी अपनी जमातें हैं हलीफ, वो एक दूसरे से झगड़ रही हैं। ANP वो कहती है हजारे का नाम ना लो, यहाँ जनाब सराय की सूबे की बातें हो रही हैं, उधर कराची की बात कोई नहीं करता। भाई एक अफहाम व तफहीम से आपस में बैठ के मिल के तब सूबे बनने, हर मसला इसी तरह हल होना चाहिए। मेमो का मसला भी, मेमो का मसला तो कमीशन के सपुर्द है ना। कमीशन जो करेगा आप देखेंगे, आप उसमें हम क्या कर सकते हैं। अब जो भी उसका नतीजा आएगा उसके बाद आगे बात चलेगी ना। अब हम तो कुछ नहीं कर सकते, जो होना था सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। लेकिन अब सुना है एक नजरसानी की दरखास्त दायर कर रहे हैं हुसैन हक्कानी साहब आसमा जहांगीर साहबा के जरिए। वो मान गई दोबारा वकालत के लिए? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में वो वकालत करेंगी। वहां जाहिद बुखारी साहब जो है कोई, वो उनके वकील होंगे, मैंने सुना। शाम साहब ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक से आकर मैंने आपसे परवेज मुशर्रफ के बारे में बात करती हैं, वो जो ऐलान कर रहे हैं 04236368 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं ताकि आपके सवाल हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इमरान खान का और परवेज मुशर्रफ का भी एक सवाल जो मैंने शाम साहब से करना है। आप देखते हैं नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे थे सब अदालत की और खैर उसके हवाले से परवेज मुशर्रफ पर भी बात करनी है। लेकिन एक बात आप बताएं, आप कह रहे थे माफ़ियाँ कबूल हो जाती हैं आमतौर पर, अदालत के सामने हाथ वाथ जोड़ें तो बात टल जाती है। नवाज शरीफ को तो ये माफ़ी नहीं मिली थी। वो सजाद अली शाह थे ना चीफ जस्टिस। अच्छा, सजाद अली शाह ने नहीं दी थी, तो फिर उनका क्या हुआ था? अल्टीमेटली हमला हो गया था सुप्रीम कोर्ट पे। नहीं, वो हमला तो मैं भी वहां सुप्रीम कोर्ट में था, मुझे तो ऐसा अंदाजा हुआ जैसे लोग आ गए हैं बस। मुझे नहीं इस वक्त अंदाजा हुआ कि हमला हो गया, बाद में लोगों ने कहा कि हमला हो गया। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी हुआ कि सजाद अली शाह साहब की अदालत में हाजिर हुए नवाज शरीफ साहब, और उन्होंने मौदबाना तौर पर एक अजहार अफसोस किया। लेकिन सजाद अली शाह साहब जो थे वो आसमान पर चले गए। अमरीकी वजीर खारजा आ रही थी पाकिस्तान में, मैडलिन अल्ब्राइट, और उनकी जनाब उनसे मुलाकात तय थी। उन्होंने कहा नहीं, कल आपको 11 बजे अदालत में आना है। मुलाकात का शेड्यूल बदला गया उसके लिए, वो आए, मरता क्या ना करता। अदालत का एहतराम था, अदालत का एहतराम तो करना था ना भाई, लेकिन वरना तो फिर और सूरत खराब हो जाती। लेकिन शाह साहब जो थे वो इंतकामी जज्बे से भरपूर नजर आते थे। उनका ग्राफ गिरना शुरू हो गया। देखिए, अदालत का अपना एक वकार और एहतराम होता है। किसी को जेल भेजकर अदालत खुश नहीं होती। हाँ, ये अगर आदमी अपनी गलती का एतराफ कर ले तो आमतौर पर फराख दिली का मुजाहरा किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे गलती का एतराफ होगा, वैसे क्या आपको लगता है? होना चाहिए। देखिए, गलती है यानी देखिए अदालत जो है वो हम उसके साथ ये इस तरह की मामला नहीं एक तरफ बाबर अवान अदालत में फंसे हैं, दूसरी तरफ परवेज मुशर्रफ साहब न सिर्फ वापस आने की बात करें बल्कि कह रहे हैं 2-3 पेशियों में मैं छूट जाऊंगा। वो तो कहते हैं जनाब मैंने कौम की क़यादत करनी है, जैसे इमाम मेहदी मुकर्रर हो गए हैं वो। और अब मैंने घबराना नहीं है, मैंने खिदमत की है मुल्क की,
और अब मैंने लोगों को अपना रिकॉर्ड बताना है, और मेरे बड़े बड़े वकील हैं, अब वो फवाद चौधरी साहब और बैरिस्टर सैफ, उन पर पता नहीं क्या गुजरेगी। वो कहते हैं आप मेरे ये मुकदमे लड़ेंगे। अहमद रजा कसूरी, मुझे अहमद रजा कसूरी तो बेचारे भी अपने बाप का मुकदमा लड़ रहे हैं, बड़ा वो भी तैयार होंगे, और अगर वो मुकदमा लड़ने पर तैयार हों तो फिर उनके मुखालिफ कोई वकील खड़े करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा जब साहब, हो सकता है परवेज मुशर्रफ को किसी ने कोई इशारा दिया हो, सिग्नल दिया हो इशारा कि क्या तुम है, आ जाओ। बाज़ औक़ात किस्मत भी इशारे दे रही होती है। अच्छा। देखिए जो आपने देखा नहीं है कि मकड़ी जो है वो जाले की तरफ कैसे आती है, मक्खी जी मकड़ी जाले, ठीक है ना, और आपने देखा नहीं चूहा जो है वो किस तरीके से अपना रिस्क तलाश करने जाता है और वहीं फंस जाता है। तो शिकार जो होता है बाज़ औक़ात वो खुद शिकारी के पास दौड़ के आता है। तो इस वक्त जो परवेज मुशर्रफ साहब की जो सूरत है वो तो ऐसे नजर आता है कि वो खुद शिकार होने के लिए आ रहे हैं। शम्स साहब, आप उनसे कई बार मिले, आपको लगता है कि वो ऐसे आदमी है कि कच्ची जगह पे पांव रखेंगे? नहीं रखते तो नहीं है, लेकिन आप देखिए कि फिर किसी ने पूछा था, बड़ा मशहूर किस्सा है हमारे यहाँ, कहते हैं कि कोयल से पूछा था तुम ये कूकू कूकू क्यों करती रहती हो? उसने कहा मुझे खजा जो है बहार के मौसम में बैठकर ये ख्याल होता है खजा आने वाली है। उन्होंने कहा इतने महीने आके देख लेती हो, और जब शिकारी आके जाल फैलाता है उसमें चली जाती हो। उसने कहा जब बुरे दिन आते हैं तो फिर कुछ नजर नहीं आता। अच्छा शम्स साहब, परवेज मुशर्रफ की आमद की बात सुनते ही बहुत सारे ख्याल आते हैं कि शायद ये हुकूमत जा रही है, उन्हें किसी ने कुछ कहा होगा, कोई निगरान का कोई चक्कर भी तो हो सकता है। उन्होंने क्या, देखिए जो परवेज मुशर्रफ साहब है, ये एक देखिए रिस्क है। हम तो एक तरीके से तज्जिया कर रहे हैं ना। आमतौर पर यह होता है कि अगर वो आए, मुकदमे उन पर हों, पेशियां पड़े, हो सकता है कुछ हमदर्दी पैदा हो जाए लोगों में उनके साथ। जैसे शेख मुजीबुर रहमान के बारे में कहते हैं, बार बार गिरफ्तार होते थे और फिर लोग उनको पकड़ा जाता था, फिर रहा होते थे, फिर पकड़े जाते थे, तो लोगों की हमदर्दियां हो गई। तो ऐसा भी होता है। तो परवेज मुशर्रफ साहब जो रिस्क ले रहे हैं, अब वो रिस्क तो है, जुआ तो खेलना है, तो हो सकता है सारा कुछ डूब जाए और हो सकता है कुछ ना कुछ बरामद कर ले। शम्स साहब, अगर निगरान वजीर आज़म, निगरान वजीर आज़म जी, देखिए एतजाज अहसन साहब पर बड़ी नजर रखनी चाहिए। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये नवाज शरीफ साहब के भी करीब हैं। अब जरदारी साहब ने भी सीने से लगा लिया है, यानी कोर कमेटी के इजलास में तो नहीं बुलाया, लेकिन अपने बाद उनकी तकरीर कराई है। और ये अफवाज पाकिस्तान की भी डार्लिंग है। अच्छा, हाँ जी, आपको याद है जब ये नवाज शरीफ साहब के साथ जा रहे थे लॉन्ग मार्च में वकील बहाल करने के लिए, गुजरावाला में पहुंचे थे, तो कियानी साहब का फोन किसको आया था? एतजाज अहसन को आया था, बिल्कुल ठीक है ना। तो कियानी साहब से भी इनकी साहब सलामत बड़ी है, और बड़ी जब तफसीलात कभी आएंगी तो फिर आप बड़े होश आपके उड़ेंगे कि कैसे कैसे मामला थे। लेकिन बहरहाल ये पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, अफवाज पाकिस्तान और फिर अदलिया, तो ड्राइवर थे जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब के, और बल्कि ड्राइवर क्या, इंजन थे पूरा वो जो तहरीक चली जी। तो जब इतने जो मुकामात हैं वहां आपकी रसाई हो, तो फिर इनसे बेहतर तो निगरान वजीर आजम और कोई नहीं हो सकता। अच्छा, इसका मतलब है कुछ होने वाला है? नहीं, अगर जब भी होगा, अब अच्छा, तो होगा जब ही भी होगा होगा ना जी। देखिए अगला साल अब इलेक्शन का साल है, ये कैंपेन चलती रहेगी इसमें, वो अक्टूबर में हो जाए, वो नवंबर में हो जाए, वो अगले साल के आगाज में हो जाए, उससे अगले साल के आगाज में हो जाए। अब ये मामला कैंपेनिंग का है। शामी साहब, कभी तो आप डेट दे दिया करें, कभी तो मुतय्यन वक्त बता भाई दिया जिन करें। लोगों ने डेट्स दी हैं वो बाद में बड़े परेशान हुए हैं। अच्छा, सन बता दो। अब ये जवानी में होता है तो कोई डेटिंग वेटिंग करते, अब इस उम्र में क्या करें? अच्छा शामी साहब, अगर फर्ज करें कि इलेक्शन जो है जल्दी हो जाता है, वक्त से पहले हो जाता है, जल्दी से मुराद क्या है? जल्दी से मुराद मार्च, सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर, क्योंकि अभी तो फहरिस्तें तैयार नहीं है, फहरिस्तें फाइनल होंगी, फिर गर्मी आ जाएगी। अब नवाज शरीफ साहब और आसफ जरदारी साहब अगर मान भी जाएं तो अब हजरत इमरान खान भी मौजूद है जी। अब इमरान खान साहब के मैं नहीं ऊपर, मानता। इमरान खान साहब के ऊपर तो इल्जाम लगाया ना वो कैप्टन सफदर ने कि 50 लाख रुपया देके यार, अगर इस तरह बंदे वो शामिल कर रहे हैं तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है कि वो मुझे आपको भी कुछ दे दिला के शामिल कर ले। बात ये किसी एक बड़ी वो मुनीर बलोच साहब है हमारे दोस्त, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात लिखी आज। उन्होंने कहा कि अगर ये पैसे से ही काम चलता तो मुशर्रफ साहब पैसे देते थे, 50 लाख इनके हामी हो जाते। भाई जावेद हाशमी के बारे में और जो कुछ कहें आप, वो एक बहादुर और सच्चा और सुच्चा आदमी है, ये इसमें दो राय नहीं हो सकती, यानी पैसे का गुलाम नहीं है। तो पता नहीं ये सफदर साहब ने कहा भी है कि किसी ने ऐसे लगा दिया उनके नाम पर, अगर कहा है तो गलत कहा है।
और उनको इस पर माजरत करनी चाहिए। लेकिन जब सब आईजेआई वाला किस्सा भी तो है ना लोगों के जहन में कि आईजेआई बनाई थी तो पैसे वैसे चले थे, तो इस तरह के कुछ पैसों तो इनका आईजीआई में क्या ताल्लुक था इनका? हाँ, ये तो इंडिपेंडेंट ग्रुप में थे उस वक्त। ठीक है। जो ये जावेद हाशमी थे, कौमी असम्बली में एक इंडिपेंडेंट ग्रुप था जिसके फखर इमाम साहब लीडर थे और वो स्पीकर मुंतखब हो गए। हाजी सैफुल्लाह थे, बेगम आबदा हुसैन थी, जावेद हाशमी थे, ये तो सारे इंडिपेंडेंट ग्रुप में थे। अच्छा शामिद साहब, ब्रेक का वक्त हो गया है और ब्रेक पे जाना है, लेकिन एक छोटी सी बात मुझे बताएं कि इमरान खान को इलेक्शन पहले होने का फायदा है या देर से होने का फायदा? मेरा ख्याल है इमरान खान तो ये चाहेंगे कि कुछ मोहलत उनको मिल जाए। यानी अगरचे उनकी जमात के जो लीडर हैं उनमें से कोई कहता है फौरी इलेक्शन होने चाहिए, कोई कहता है नहीं होने चाहिए, लेकिन कुछ उनको मोहलत मिल जाएगी तो ज्यादा बेहतर ऑर्गेनाइज कर लेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है अब जो सूरत चल रही है, जिस वक्त भी इलेक्शन हो जाए देखी जाएगी। एक वक्त हुआ है ब्रेक का। 0423636810 पर आप कॉल भी कर सकते हैं और आपके सवाल हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। देखते रहिए। जी, नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। शम्स साहब, सवालात का सिलसिला और फेसबुक पे करम शाह साहब हैं सरगोदा से ये सवाल कर रहे हैं और इस सवाल इनका ये है कि गैस की सप्लाई एक बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, तो आप इस पर भी बात करें। और शम्स साहब, मैं आपको इसके साथ ये भी बता दूं कि गैस का मसला इतना सीवियर है कि हमारी एक टीम तलाश प्रोग्राम की फैसलाबाद गई, वहां पर जो बात मजदूर कर रहे हैं वो कहना भी मुश्किल है। देखिए, बात यह है कि गैस की शॉर्टेज है। और शॉर्टेज क्यों हुई है कि एक्सप्लोर करने के लिए जो इकदाम किए जाने चाहिए थे वो नहीं किए गए। अब जो गैस हमारे पास मौजूद है उनको प्रॉपर तरीके से निकाला नहीं जा रहा। जो पॉलिसी 2001 में बनाई गई थी वो 1997 की पॉलिसी से मुख्तलिफ थी। उसके नतीजे में कई कंपनियां भाग चुकी हैं यहां से। ठीक है। और जो कीमत वो मांग रही है वो नहीं दी जा रही। जो कहते हैं जो एग्रीमेंट है उसके मुताबिक की नहीं दी जा रही। वो $3.8 बनता है पर MMBTU। जी ठीक है। उसकी बजाय ये $2.5 दे रहे हैं। और आप एक बात सुन लीजिए कि अगर ये सारे CNG वालों को इकट्ठा कर लें और वजारत जो है वो बैठ जाए उनके साथ और दूसरे को एक्सपर्ट्स को भी बिठा ले, तो जो गैस इस वक्त हमारे पास मौजूद है 2-4 महीने में उसको निकाला जाएगा और शॉर्टेज खत्म हो जाएगी। 10-15 साल की गैस इस वक्त हमारे पास है। लेकिन सवाल तो ये भी ना कि क्या सस्ती मिल पाएगी? नहीं, जैसे सस्ती की बात की बात है जी। अभी आप ईरान से खरीद रहे हैं, वो $6 दे रहे हैं उसी कीमत के जिसको आपने $2.5 दे रहे हैं, 3.5 देने को तैयार नहीं है। आप NLG मंगवा रहे हैं जी, वो आप $9 से ज्यादा पे मंगवा रहे हैं और उस पर बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी टर्मिनल। आप बाहर पैसे देने को तैयार है, अंदर नहीं दे रहे। तो एक तो जितनी गैस मौजूद है उसको निकाले हंगामी बुनियादों पर, कंपनीज को अट्रैक्ट करें, और फिर उसके साथ ये है कि अपने देखिए शेयरिंग होनी चाहिए। पहली है इंडस्ट्री को प्रायोरिटी दी जाए, नंबर 1। घर वाले जो है उनको प्रायोरिटी दी जाए। मैंने पहले भी अर्ज किया था 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर को, 2 घंटे शाम को, ये घर वालों को लाजमन गैस दी जाए। हाँ, खाना पकाना तो कर ले बिल्कुल। और उसके बाद ये जिसने याशी करनी है, 4-4 खाने पकाने हैं, 6-6 पकाने हैं, वो दूसरी गैस ले ले, उसके ऊपर बिल्कुल LPG खरीदे। बिल्कुल ठीक है। और ये जो देखिए जो CNG है ना, ये सबसे जो पंप है ये बाद में आते हैं सारे। कारखाना चलना चाहिए, पेट भरना चाहिए जी। गाड़ी जो है नहीं चलेगी तो आप मोटरसाइकिल पे चलेंगे। सफदर साहब है हमारे साथ डेनमार्क से। जी अस्सलाम वालेकुम सफदर साहब। वालेकुम सलाम सर, मेरा मुजीबुर रहमान शामी साहब से एक ही क्वेश्चन है। जी जी सर, क्वेश्चन मेरा ये है कि ये अदालत से हमारे प्रेसिडेंट हैं सदर आसिफ अली जरदारी साहब, ये कह रहे हैं कि जी मुझे इस्तिस्ना हासिल है, लेकिन मैं एक हदीस की रोशनी में यानी इस्तिस्ना हासिल है उनको जी। ये देखिए हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह जी सदर साहब समझ आ गई सवाल। हमारा जो दस्तूर है उसके ताबे सदर को इस्तिस्ना हासिल है, तहफ्फुज हासिल है, उसे अदालत में तलब नहीं किया जा सकता। और ये जो हजरत उमर की बात कर रहे थे, मैंने इनसे कहा, पहले भी कह चुका हूं कि सदर की अदालत जो है वो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का मुश्तरका ऐवान कार्रवाई कर सकता है। लेकिन खत लिखने से जो इनकार किया ना कोर्ट कमेटी ने, हम खत नहीं लिखेंगे, क्या खत लिखने से इस्तिस्ना मुतस्सर होता है या नहीं, ये फैसला तो बिलाखिर फिर सुप्रीम कोर्ट को करना है। तो आप वहां जाके ये दरखास्त सुप्रीम कोर्ट को दे दें।
और सुप्रीम कोर्ट से भी मेरी तवक्को है कि वो बड़ा जरा वसत कल्ब से जरा लीनियंट व्यू लेके, कोई हंगामा नहीं है, ये 12-12 साल के पुराने मुकदमे हैं। अभी मुझे कई दोस्तों ने कहा कि टाइम बाहर है, अगर अप्रैल में नहीं होगा, अप्रैल तक मुकदमा नहीं खुलेगा, फिर कभी नहीं खुल सकेगा। पहली बात तो ये है, मैंने फिर चेक किया, एसएम जफर साहब से चेक किया, अहमद बलाल सूफी से चेक किया, कामरान शेख साहब से चेक किया, फवाद चौधरी साहब से चेक किया, किसी ने भी ये तस्दीक नहीं की। उन्होंने कहा हो सकता है, लेकिन हमारे पास मालूमात नहीं है, क्योंकि अदालत जो स्विस अदालत है, वहां के कवानीन जो है वो उनकी जुबान में है, रक्षंदा है नहीं। जी, मगर एक बात जी, सुन लें जी, जी। अब जो कुछ भी हो, देखें हम सब्र से काम ले। 12-12 साल, ये नवाज शरीफ के दाब के पहले दौर के मुकदमा, सब्र से कौन काम ले, अदालत भी और हम लोग सियासत भी, दोनों। कोई तूफान नहीं बरपा होगा, एक दूसरे को एकोमोडेट करें। भाई मैं तो पहले अर्ज कर चुका हूं बार बार, परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं वो आर्टिकल 6 के मुजरम करार पा चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब ये जो जरदारी साहब हैं, अगर देखिए इसमें बेनजीर भुट्टो साहब का नाम भी आता है, वो प्रिंसिपल एक्यूज्ड है, अब वो रुखसत हो गई, शहीद है हो चुकी। तो थोड़ा सा अगर ये वुसत के साथ सोच लिया जाए, और उनको भी चाहिए सदर साहब को कि वो अदालत के सामने ये अपना इस्तदलाल पेश करें, और अदालत को भी चाहिए कि नैरो इंटरप्रिटेशन पे ना जाए, और थोड़ा सा राहत हमारे सियासतदानों को भी दे दी जाए। सारी रियासत जो हमें जर्नैलों के लिए सारी रायतें रह गई हैं। रक्षंदा है हमारे साथ रावलपिंडी से। जी अस्सलाम वालेकुम रक्षंदा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर शामी साहब आपको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मेरे 2-3 सवाल हैं, छोटे छोटे जल्दी बिल्कुल जनाब। मासूम से हैं, एक लेडी समझ के समझ। जी, 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 आप फरमाइए। जी हमारी बहन है, बेटी अल्लाह है। सलामत रखे। पहली बात यह है कि हर चीज की शार्टेज अवाम के लिए है। जी। दूसरे नंबर पे हर कुर्बानी अवाम के लिए है। तीसरे नंबर पे अगर हम लोग वोटें ना दें, बैलेट बॉक्स खुद ब खुद भर जाते हैं थ्रू अमेरिका और थ्रू सियासतदानों के। जी। चौथे नंबर पे आप मुझे बताएं, 7,000 8,000 सैलरी है, सुबह 8 बजे से लेके शाम 6 बजे तक काम है, 2 घंटे स्टॉप पे खड़ा होना पड़ता है, जाते हुए 2 घंटे वापसी पे। फैमिली का एक मतलब अगर कर्नल एक है तो फौजी जवान है, उनको सलाम है कि वो 10 देखिए जी, समझ आ गया। मेरा एक छोटा सा और सवाल है, बाकी क्या सवाल ये जो- बाकी भी फिर सवाल आता है आपसे, कल दोबारा फिर आइंदा हफ्ते दोबारा आपका सवाल जो आता है। सवालात इन्होंने किए हैं सारे जायज हैं। देखिए सब कुछ अवाम के लिए है, दुरुस्त है, मुसीबतें मुश्किलें, अब वोट भी तो अवाम देते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऐसा बनेगा, ऐसी हुकूमत होगी कि कोई और भर नहीं सकेगा संदूक से। इसलिए अवाम अपने वोट की हिफाजत करें, इन्हें अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, उन लोगों को लेके आए जो अवाम की जिंदगी गुजारते हों। देखिए हमारी जो इस्लामी रवायात हैं उसमें जो हुक्मरान है, जो खलीफा है, वो अवाम के मयार पर जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर है। ये नहीं है उसके लिए ऐश हो आराम हो, उसके लिए बिजली हो, उसके लिए पानी हो, उसके लिए खजाने हो। इस्लाम में ऐसा तस्वुर नहीं है। तो ऐसे हुक्मरान लेके आओ जो आम आदमी की जिंदगी गुजारते हो, जो आम आदमी की मुश्किलात समझते हो, तभी मामला चलेगा। लेकिन जाते जाते मैं एक बात कहना चाहता हूं, नवाज शरीफ साहब पहुंचे हैं बलोचिस्तान, गुज़श्ता चंद रोज में दूसरी मर्तबा गए हैं, और मैं उनको दाद देना चाहता हूं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अताउल्लाह महंगल साहब ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया है, उसमें कुछ उनके लहजे में नरमी आई है, तो ये अच्छी बात है। इंशाल्लाह हम उनके दिल जीतेंगे। अंसर जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है। जी अंसर जावेद साहब। शामी साहब, मैं एक महकूम इलाके से ताल्लुक रखता हूँ, मेहरबानी करें हमको सुने। वो महकूम इलाका कौन सा है? डीजी खान। डीजी खान महकूम। ओ भाई डीजी खान के तो कैंपेन करते हैं, हमें 1 मिनट नहीं दिया जाता। हुक्म करें, फरमाए। मीडिया ने कभी हमारी आप तो फरमाए ना। आप लिंक रोड की ताकीद तो नजर आती है, मगर हमारे पसमानदा इलाके में से सिखती अवाम नजर नहीं आती। अगर क्यों बलोचिस्तान का एक सरदार पंजाबी खड़क सिंह के को अपने पास बिठाकर कॉन्फ्रेंस करता है, मगर साफी उसे सवाल नहीं करते कि सरदार साहब टारगेट किलिंग में आप
जिन पंजाबियों को मारते हैं वो पंजाबी नहीं, दरअसल सरहदी होते हैं जो आप ही के बच्चों को तालीम देने आते हैं। जिस पंजाबी फौज का जिक्र आप करते हैं वो तो GSQ में बैठी होती है, और जो एससी के नौजवान अंसर जावेद साहब होते हैं वो एक आम सरहदी सिपाही होता है। आपको जिनसे गिला वो तो आपके शाना बेशाना बैठे, मगर कोई साफी नहीं बोला, आखिर क्यों? ऐसे बहुत से क्यों है जिनके सवाल। जी अंसर जावेद साहब आपके जज्बात जो है, उन्होंने जो जज्बात जो डीजी खान की आवाज बुलंद की है बिल्कुल दुरुस्त है। जो लोग बंदूक उठाते हैं वो बंदूक का मुतालबा करते हैं, उनको लिए भी बंदूक उठाई जाएगी जी। बंदूक उठाने वालों के खिलाफ बंदूक उठनी चाहिए, और जो लोग सुलह की बात करें, अमन की बात करें, उनके वो हमारे भाई हैं, उन्हें हमें गले लगाना चाहिए। शाम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आइंदा हफ्ते दोबारा मुलाकात करेंगे हम अपने नाजरीन से नए मौज़ूआत के साथ, नई खबरों के साथ। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।